चलिए आइए बच्चों, हम लोग कर रहे हैं अभी साइंस का रिवीजन क्लास 10। इससे पहले हम लोगों ने साइंस के 4 चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया है, यानी कि पहले के जो 4 चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 यानी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10। ठीक है, यह एनसीईआरटी का चैप्टर है। इसका रिवीजन हम लोग कर रहे हैं बच्चों, प्रकाश का परावर्तन और उसका अपवर्तन, यानी कि प्रकाश के जो दो एप्लीकेशंस हैं, जो उसकी फिनोमेनाएं हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं टाइम बर्बाद ना करते हुए। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इससे चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस हैं स्टेट बोर्ड्स में, चाहे वो स्टेट बोर्ड आपका यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, मध्य प्रदेश, कोई भी बोर्ड हो, हर बोर्ड में जो है आपके ये सिलेबस में मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी का बुक का है। और इससे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है किसी भी चैप्टर का, खास करके फिजिक्स में कितनी चीज़ों को आप रटोगे, सबसे बड़ी बात ये होती है। ठीक है, इसलिए चीज़ों का कंसेप्ट को आपको रखना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये जो वीडियो है ये आपका पार्ट 1 है, ये आपको 2 पार्ट में मिलेगा। एक पार्ट में हम लोग परावर्तन कंप्लीट करेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग अपवर्तन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं सुनकर प्रजापति आप लोगों का आदर्श क्लासेस में स्वागत करता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आए, अच्छा लगे, तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली बात मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। ये जो कंटेंट है ये हिंदी में है, तो हिंदी का कंटेंट सिर्फ एंड सिर्फ स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए ही बेनिफिशियल होगा। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए हिंदी का कंटेंट बेनिफिशियल नहीं होता है, इसलिए सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए मैं कंटेंट दूसरे वीडियो में डालूंगा इंग्लिश वर्जन में, ये आपका हिंदी वर्जन का है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात देखें, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है प्रकाश का, यानी प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिसके उपस्थिति में हम चीज़ों को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। आप मोबाइल में पढ़ पा रहे हो, क्यों पढ़ पा रहे हो? क्योंकि मोबाइल में लाइट है, वो लाइट का रिफ्लेक्शन आपकी आंख में जा रहा है, उसका इमेज आपकी रेटिना पे जाकर के बढ़ रहा है, तब आप उस चीज़ों को देख पा रहे हो, तब आप उसको पढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो हमको किसी भी चीज़ को देखने के लिए सक्षम बनाता है बच्चों। ठीक है, तो प्रकाश के कुछ कुछ गुण होते हैं। क्या कि प्रकाश जो वो हमेशा सरल सीधी रेखा में गमन करता है, वो कभी तिरछा गमन नहीं करता, वो हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करेगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा है तो सीधे में दिखेगा। मान के चलो प्रकाश, अगर कोई व्यक्ति यहाँ है और प्रकाश ऐसे जा रहा है, तो इस प्रकाश के माध्यम से इसको आप नहीं देख सकते, क्योंकि प्रकाश कभी तिरछा नहीं घूमता, वो हमेशा कैसा जाएगा? सीधा जाता है। वो हमेशा कैसा जाता है? सीधा। समझ में आई बात? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है, इसलिए इसे संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। जिस प्रकार से आपने सुना होगा ध्वनि जो होता है, साउंड जो होता है, उसको मीडियम की जरूरत होती है, चाहे वो सॉलिड मीडियम हो, चाहे वो गैस का हो, चाहे वो आपका लिक्विड का मीडियम हो। प्रकाश जो है वो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसको कहा जाता है, जिसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो बिना मीडियम के ही ट्रेवल करता है, यानी कि गमन करता है बच्चों। ठीक है, और प्रकाश जो है वो अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है, यानी कि तीक्ष्ण छाया कहने का मतलब ये हुआ कि ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे कोई दीवार है, कोई व्यक्ति है, अगर किसी लाइट के आगे आ जाए तो उसका परछाई पीछे बन जाता है। ठीक है, यानी कि लाइट उसकी बॉडी से पार होकर के पास नहीं होता, तो उसकी क्या बन जाती है? पीछे जाकर के परछाई बन जाती है बच्चों। ठीक है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में आप जानते हैं कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और प्रकाश का परावर्तन यहाँ से हम लोग समझेंगे, तो उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, यानी कि एक ऐसा पृष्ठ, उच्च कोटि का पॉलिश मतलब सिल्वर का कोटिंग किया हुआ एक पृष्ठ हो, जैसे कि दर्पण हो गया। आपने अपने, है ना, अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को वो क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं, यानी कि एक ऐसा पॉलिश किया हुआ सरफेस, ठीक है, उस पर पड़ने वाला जो प्रकाश होता है वो प्रकाश को वो क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। ठीक है, उसी को जो है हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी कि कोई प्रकाश जिस माध्यम में आता है, परावर्तित होने के बाद उसी माध्यम में अगर वो किसी सरफेस से वापस चला जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है,
तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि एंगल ऑफ आई जो है बच्चों वो एंगल ऑफ आर के बराबर होता है। और आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण, यह है अविलंब, यह है आपका आपतन बिंदु। तो सभी की सब जो है वो बच्चों एक ही तल पर होते हैं, इसको कहा जाता है तल। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो आपतित किरण है ये आपकी मान के चलिए विरल माध्यम से आ रही है, और टकराने के बाद भी यानी कि परावर्तित होने के बाद भी कौन से माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में ये वापस चली गई। प्रकाश की इसी घटना को जो हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब के बारे में। तो प्रतिबिंब आप जानते हो दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरण प्रतिविच्छेद होती हो या प्रतिच्छेद करती हो या प्रतीत होती हो, वहां पर जाकर के प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जब दो रेखाएं आपस में, ठीक है, परावर्तित होने के बाद आपस में प्रतिच्छेद करें या प्रतिच्छेद होती हुई प्रतीत हो, तब जाकर के जो है वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, मान के चलिए कोई हमारे पास प्लेन मिरर है। ठीक है, अगर आप बात करें यहाँ पर हमारे पास कोई, यहाँ पर मान के चलो लाइट आ रहा है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ ऐसे करके लाइट आ रहा है, ये ऐसे टकराएगा ऐसे जाएगा, एक लाइट ऐसे आया टकराएगा ऐसे जाएगा, तो ये दोनों यहाँ करके मिला तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों ऑब्जेक्ट आकर के टकरा गए, दोनों की जो लाइट थी परावर्तित किरण आकर के मिली, ये दोनों की परावर्तित किरण आकर के क्या करें यहाँ पर मिली, तो यहाँ पर क्या बना, इसका प्रतिबिंब। और इसी को एक तरीके से और आप समझ सकते हैं, जैसे ये प्लेन मिरर है मान के चलिए, ठीक है, अगर यहाँ पर मान के चलो कोई वस्तु है, एक लाइट ऐसे गया, ठीक है, तो जब लाइट ऐसे जाएगा तो ऐसे करके ऊपर चला जाएगा, और एक लाइट यहाँ से ऐसे आया तो ऐसे करके चला जाएगा। तो ये दोनों लाइट है ना ऐसे करके पीछे की तरफ आएंगी तो यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका जो परावर्तित किरण है वो प्रतिच्छेद करता हुआ प्रतीत हो रहा है। वो प्रतिच्छेद करता हुआ कैसा हो रहा है बच्चों, प्रतीत हो रहा है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो जहां पर परावर्तित किरण वास्तविक, यानी कि जहां पर परावर्तित किरण वास्तव में आपस में प्रतिच्छेद करती हो, वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और जहां पर परावर्तित किरण प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हो, तो वहां पर आपका जो प्रतिबिंब है बच्चों वो आभासीय बनता है। कैसा बनता है, आभासीय बनता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कब प्रतिबिंब आभासीय होता है और कब प्रतिबिंब वास्तविक होता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं, तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, ये तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद होती हुई कैसी नजर आती हैं, प्रतीत होती हैं, तब जाकर के ये आपका आभासीय प्रतिबिंब बनता है। जैसा कि मैंने पीछे के वीडियो में आपको पीछे के है ना टॉपिक में जैसे मैंने अभी आपको ये बताया था। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट था, ये लाइट जा रहा था टकरा कर कैसे आ रहा था। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो यहाँ आकर के बना, कब बना, जब ये लाइट आकर के क्या हुआ, प्रतिच्छेद कर रहा था, प्रतीत हो रहा था, प्रतिच्छेद करता हुआ, तब जाकर के यहाँ पर इसका इमेज बना था बच्चों। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको हम लोग पर्दे पे बना सकते हैं, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो हमेशा उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब जो है वो हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, आपका आभासी होता है, यानी कि सीधा बनता है। आभासी होता है और सीधा बनता है। जितना बड़ा बीम होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होता है। जितनी दूरी पर बीम समतल दर्पण से खड़ा होता है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब समतल दर्पण के दूसरी तरफ बनता है। समझ में आई बात। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं समतल दर्पण की, जिसको आप याद रखें। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई हैं। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण के द्वारा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये भी सारी चीजें आप जानते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के से दूर होता है, यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा कैसी होती है बच्चों, बराबर होती है। और प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है,
प्रतिबिंब जो है वो पार्श्व परावर्तित होता है। पार्श्व परावर्तित कहने का मतलब क्या हो गया, सीधा का उल्टा और उल्टा का सीधा होता है, यानी लेफ्ट का राइट और राइट का क्या होता है, लेफ्ट होता है, उसको पार्श्व परावर्तित कहा जाता है। यानी इसकी जगह पे एक वर्ड और यूज करते हैं, पार्श्व व्युत्क्रम। पार्श्व व्युत्क्रम, पार्श्व परावर्तित की जगह पे हम लोग पार्श्व व्युत्क्रम भी एक वर्ड यूज करते हैं बच्चों। व्युत्क्रम का मतलब भी उल्टा होता है, ठीक है। तो पार्श्व परावर्तित भी आप याद रख सकते हैं और पार्श्व व्युत्क्रम भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या होगा, इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है, यानी लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट प्रतीत होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तन है ना, परावर्तक तल होता है वो अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, यानी कि जहां पर आकर के लाइट टकराती है वो वाला भाग अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा, उसको गोलीय दर्पण कहा जाता है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, अर्थात गोले के केंद्र की ओर हो, वक्रित हो, वह आपका अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कि एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक ठीक है पृष्ठ जो है वो दर्पण के है ना, जो गोलीय दर्पण है उसका परावर्तक पृष्ठ अगर केंद्र की तरफ हो तब जो है वो आपका अवतल दर्पण कहलाता है। ये आपका केंद्र हो गया, इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, इसलिए इसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ हो या फिर उसके केंद्र से दूर हो उसको जो है हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका उत्तल दर्पण है। तो गोलीय दर्पण में सामान्यतः है ना प्रस्तुत होने वाले कुछ शब्द हैं, यानी कि बहुत सारे शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ध्रुव के बारे में समझते हैं। ध्रुव किसको कहा जाता है, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को है ना दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। यानी ये गोलीय दर्पण है और इसका परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है, बीच वाला बिंदु होता है, उसको ध्रुव कहते हैं। ये दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है, यानी कि दर्पण का जो पृष्ठ होता है उस पर स्थित होता है और ध्रुव को जो है अक्षर P के द्वारा निरूपित करते हैं। मुख्य अक्ष के बारे में अगर बात किया जाए तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा जो होती है उसको मुख्य अक्ष कहा जाता है। यानी वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष से पास होने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र के बारे में बात किया जाए तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है का एक गोले का भाग होता है, वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया नहीं कि गोले का भाग होता है आपका कौन सा, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। तो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है वही आपका वक्रता केंद्र कहलाता है और इसको जो है हम लोग C के द्वारा क्या करते हैं बच्चों, निरूपित करते हैं। अक्षर C के द्वारा इसको निरूपित किया जाता है, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। आगे हमारा वक्रता केंद्र, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ये आपको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। आइए हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या पर। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले की जो त्रिज्या होती है वही आपके दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगर मान के चलिए यहाँ पर हमने एक गोला बनाया, ठीक है, इस गोले की जो त्रिज्या होगी और इस गोले का जो गोलीय दर्पण यानी इसी गोले से काट करके क्या बनाया जाता है बच्चों, गोलीय दर्पण बनाया जाता है। तो इस गोले की जो त्रिज्या है वही आपकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है और उसको जो है हम लोग R के द्वारा दर्शाते हैं। यानी कि वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं, तो गोले की त्रिज्या को ही है ना गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है बच्चों, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। द्वारक अपेचस को कहा जाता है, ये जो गोलीय दर्पण होता है उसको द्वारक कहा जाता है। ऐसे इसको जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको हम लोग द्वारक कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, ठीक है, दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। इसे हम लोग MN के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग M लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं, N लिखते हैं। इस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं। मुख्य फोकस किसको कहते हैं, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरण कुछ, ठीक है, अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं, वह बिंदु गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। जैसे अगर हमने ये एक हमारी मुख्य अक्ष है, यहाँ से कोई लाइन आ रही है, ये आपकी समांतर रेखाएं हैं, जब ये परावर्तित होंगी तो ऐसे करके गुजरती है ना, तो ये जो पॉइंट है ये आपका मुख्य फोकस कहलाता है। या फिर यहाँ से कोई लाइट जब निकलता है और टकराने के बाद पैरेलल जाता है, उस पॉइंट को भी हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की जो बीच की दूरी होती है,
यानी यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होती है वो आपके क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। और इसको हम लोग क्या कहते, इसको हम लोग इंग्लिश के कैपिटल लेटर यानी एफ से क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश के कैपिटल लेटर नहीं स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है। तो छोटे द्वारक के गोले दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से कितनी होती है, डबल होती है। यानी कि आर की जो वैल्यू है वो 2 मल्टीप्लाई एफ के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। इसको आप याद रखें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण, है ना। अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम आप जान लें। क्या नियम है, देखिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण परावर्तित होने के पश्चात जो वो हमेशा अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। ये एक रेखा है, ये समांतर है, और परावर्तन होने के बाद ये हमेशा मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर देखिए, ये जो जब गुजरती है तो यहाँ पर हम लोग क्या डालते हैं, ये हमारा नॉर्मल है यानी कि लंब है। तो यहाँ पर जो एंगल है वो आई है और यहाँ जो एंगल है वो क्या बनता है आपका, आर बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण जो है वो परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी कि जो लाइन फोकस से गुजरती है और परावर्तन होने के बाद वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये सारी आपके पास घटनाएं हैं जिनको आप हमेशा याद रखें। ठीक है, तीसरी बात आप समझें कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जो लाइन गुजरती है और परावर्तन होने के बाद जिस डायरेक्शन में वो आएगी, जिस डायरेक्शन में वो आती है उसी डायरेक्शन में पुनः वापस चली जाती है। जिस डायरेक्शन में वो आती है उसी डायरेक्शन में पुनः वापस चली जाती है। इसका मतलब ये 90 डिग्री का क्या बनाती है, इसके साथ एंगल बनाती है, यानी नॉर्मल रेखा होती है ये। ठीक है, चौथी बात, अवतल दर्पण के बिंदु P और मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि अगर ये फोकस पा करके तिर्यक रेखा ऐसे कटेगी तो ये ऐसे करके जो है वापस चली जाती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये क्या चली जाती है, वापस चली जाती है। जैसे आएगी उसी प्रकार से वापस चली जाएगी। और यहाँ पर एंगल आई और आर बनाता है, यानी आपतित और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती है। वही चीज आपको घटना यहाँ पर मिल जाती है। यानी एंगल आई जो है, एंगल आई जो होता है वो बच्चों एंगल आर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे अवतल दर्पण द्वारा बीम की विभिन्न स्थितियों के लिए बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, तो बीम की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार या फिर उसकी प्रकृति के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। अगर बीम आपका अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, फोकस पे बनती है और वो बिंदु के साइज का होता है, बहुत छोटा नहीं, अत्याधिक छोटा होता है। वास्तविक होगा और उल्टा तो बनता ही है। ठीक है, सी के अगर परे है तो आपका जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो एफ और सी के बीच में होती है, छोटा होता है, वास्तविक उल्टा होता है। अगर सी पर है तो आपका जो प्रतिबिंब है वो भी सी पर ही बनेगा, समान साइज का बनता है, वास्तविक और उल्टा होता है। अगर सी तथा एफ के बीच में है तो सी से परे बनता है, बड़ा होगा, वास्तविक उल्टा होगा। अगर एफ पर है तो जाकर के वस्तु कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, अत्यधिक बड़ा होता है वस्तु से और वास्तविक उल्टा होता है। पी और एफ के बीच में अगर है तो दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि आभासी होता है। ठीक है, अविवर्धित यानी विवर्धित बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है वस्तु से, और आभासी तथा सीधा होता है। आइए इनका आरेख को देखते हैं, एक एक करके इनके आरेख को देख लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग बीम की स्थिति जब अनंत पे थी, देखिए ये अनंत पे है, ये आरेख आपका आ रहा है। ठीक है, और ये परावर्तित होकर के कहां से गुजर रहा है बच्चों, एफ से गुजर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गुजरा, ये आपको देख लिया आपने, स्थिति ऑलरेडी पढ़ ली है। कहां पर बन रहा है, एफ पर बन रहा है, आभासी वास्तविक है और कैसा है, उल्टा है। सी के परे देखिए, ये सी के परे है, ये रेखा ऐसे आ रही है। ठीक है, ये टकरा करके एफ से पार हो रही है, तो जब ये एफ से पार होगी, ठीक है, तो एफ से पार होने वाली रेखा टकराने के बाद क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो ये यहाँ पर आकर के, अब ये जो रेखा यहाँ से गुजरी यहाँ पर आकर के कट हुआ, तो ये क्या बन गया बच्चों, इसका प्रतिबिंब बना। तो ये जो प्रतिबिंब है वो बीम से क्या होगा, छोटा, ये प्रतिबिंब है और ये बीम है, तो ये ना, तो ए डैश बी डैश जो है वो आपका छोटा हो जाएगा ए बी से, है ना। इसका जो ऊंचाई है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसके बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये आपका सी और एफ के बीच में बन रहा है, वास्तविक है और उल्टा होगा। ठीक है, सी पर देखो, रे गया टकरा करके एफ से गुजरा। ठीक है, एक आपके एफ से गया टकरा करके जो है पैरेलल टू द मुख्य अक्ष के आया और यहाँ पर आकर के मिल गया ए डैश बी डैश, और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, छठा बात करें अगर हम, छठा मतलब सी तथा एफ के बीच वाली ऑब्जेक्ट की, तो देखो सी और एफ के बीच में है, ये रे ऐसे जा रहा है, ये टकरा करके एफ से गुजर रहा है। ठीक है, ये टकरा करके कहां से गुजर रहा है, एफ से, और ये एफ वाला रे जो होता है वो आप जानते हैं टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर आता है। तो ये दोनों रेखा कहाँ कट की, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका
प्रतिबिंब बना किसका, बीम का। तो ये जो प्रतिबिंब है, यानी ये जो ए डैश बी डैश है बच्चों, वो क्या हो जाएगा आपका, बड़ा हो जाएगा किससे, ए बी से। ठीक है, यहाँ पर प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है। अगर इसके और हम प्रकृति के बारे में जाने तो ये कैसा होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, उल्टा होता है। ये सारी बातें वास्तविक क्यों होता है वो मैंने आपको पहले बताया है। परावर्तित किरण जब, ठीक है, वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं तब जाकर के वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। एफ वाली कंडीशन देखें तो जब हमारा बीम एफ पर होता है तो आप जानते हैं एक रे जो है मुख्य अक्ष के समांतर होगी और जाएगी कहाँ से, एफ से गुजर करके। और एक रेखा अगर सी से गुजरती है तो वो टकराने के बाद सीधी वापस आती है, तो कहाँ पर जाकर के इसका प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर। कहाँ जाके इसका प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर। काफी बड़ा बनता है, हाईली मैग्नीफाइड होता है। ये सारी बातें भी आप याद रखें, उल्टा तो होगा ही होगा। अगर पी और एफ के बीच में है तो देखिए पी और एफ के बीच में ये रेखा आपकी सी से गुजर रही है, तो सी वाली रेखा आप जानते हैं कि टकरा के वापस आती है और ये वाला आगे डॉट डॉट डॉट। और एक रेखा इन्होंने क्या गुजारी है, यहाँ से ये वाली जो रेखा है वो कहाँ से गुजरेगी, यहाँ पोल पे यानी इसके ध्रुव पर आकर के गिरेगी, तो ये टकरा करके यानी ऐसे वापस आ जाएगी। ये आपके परावर्तन नियम को क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। तो यहाँ से एक रेखा आप धीरे 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 डॉट डॉट करके आगे ले जाएंगे, तो जब ये आगे जाएगा तो आपका कहाँ जाके कटेगा, यहाँ पर कट किया, तो जहाँ कट किया वहाँ पर जाकर के ए डैश और बी डैश बना, और इसकी इमेज जो है, इसका हाइट जो है वो ए बी से बड़ा है। यही एक ऐसा केस होता है बच्चों, यही एक ऐसा केस होता है जहाँ पर आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, आवासीय बनता है, सीधा बनता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसमें से पूछने वाला केस कौन सा है, तीसरा वाला केस, सॉरी हाँ तीसरा वाला केस जब ऑब्जेक्ट को हम सी पर रखते हैं ना, जब ऑब्जेक्ट को हम सी पर रखते हैं, देखो ये तीसरा जो केस है ना, ये वाला केस पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हम किसी बीम को कहाँ पर रखें, अवतल दर्पण के द्वारा उससे बनने वाला प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो आपसे पोजीशन पूछ सकता है, या फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है कि किसी बीम का ऊंचाई प्रतिबिंब के बराबर है, तो आप बताइए हमने उत्तल दर्पण में उसको कहाँ रखा होगा। ऐसे भी क्वेश्चन को जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं हम लोग अवतल दर्पण के उपयोग पर। कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या किया जाता है। सामान्यतः इसका उपयोग जो है टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। शक्तिशाली समांतर है ना किरण पुंज, यानी कि जो हेडलाइट होती है ना, हेडलाइट उसमें से लाइट निकलता है बहुत सारा, वहां पर उसका यूज किया जाता है। और दंत विशेषज्ञ जो होते हैं, यानी कि जो डॉक्टर जो दांत के होते हैं, वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, है ना, उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि वहां आभासी बनेगा, तो आभासी जब बनेगा तो बड़ा बनेगा, यानी लास्ट वाला केस, जब ऑब्जेक्ट को यानी जब बीम को हम लोग एफ और पी के बीच में रख रहे हैं तो उस केस में। ठीक है, और इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों में भी उपयोग किया जाता है, यानी जो सैलून्स होते हैं उसमें भी इसी को लगाया जाता है। और सौर भट्टियों में सौर के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग अभिसारी, ठीक है, अपसारी जो है दर्पण कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण देख लीजिए अब। तो उत्तल दर्पण के कुछ है ना, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आती हैं वो परावर्तित होकर के चली जाती हैं वापस। तो परावर्तित होकर के जब वो वापस जाएंगी तो वो कहाँ से गुजरेंगी, आपकी एफ से गुजरती हैं। कहाँ से गुजरती हैं, एफ से गुजरती हैं। और एक रेखा आप जानते हैं जो सी से गुजरे, जो सी पर आकर के टकराने वाली होगी, वो जिस डायरेक्शन में आएगी उसी डायरेक्शन में वापस चली भी जाती है। दूसरा नियम क्या है कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें परावर्तित होने के बाद वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। जैसे ये वाली किरण देखें आप, ये फोकस पे आ रही है, तो परावर्तित होने के बाद ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, अगर उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर अगर कोई किरण आती है तो वो परावर्तन होने के बाद अपने ही रास्ते में वापस चली जाती है। उत्तल दर्पण के अगर बिंदु यानी कि मुख्य अक्ष जो है उस पर अगर आकर के कोई तिर्यक रेखा अगर आकर के आपतित किरण, कोई तिर्यक रेखा जो होती है टकराती है, तो वो आपतित किरण जो वो परावर्तित किरण हो जाती है। आपतन बिंदु यानी उसका मुख्य अक्ष जो है वो बन जाता है, सॉरी मुख्य अक्ष बोल रही है, उसका ध्रुव जो है वो बन जाता है, और ध्रुव से टकरा करके जो है वो वापस अपने ही डायरेक्शन में, अपने ही मीडियम में, यानी अपने ही मीडियम में वापस चला जाता है। ये ऐसे करके किरण आएगा और टकरा के वापस चला जाता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण का भी आप देख लीजिए प्रकृति और स्थिति अपेक्षित क्या होता है। तो बीम की स्थिति कैसी होती है, जब वस्तु अनंत पर हो तो फोकस पर बनता है। ठीक है, और दर्पण के पीछे बनेगा, फोकस पर बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार के बारे में बात किया जाए तो बहुत ही छोटा होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति बोली जाए तो आभासी और सीधा होता है।
और बिंदु के आकार का तो होता ही, आप जान ही रहे। अगर अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में रखा जाए तो P और F के बीच में हमेशा प्रतिबिंब बनेगा, और दर्पण के पीछे बनता है, छोटा होता है और तथा आभासी और सीधा होता है। तो अनंत वाला केस आप देख सकते हैं, ये फोकस पे बन रहा है, ठीक है। और अगर आप अनंत तथा ध्रुव के बीच वाला केस देखें तो आप देखिए ये आपका F और P के बीच में बन रहा है क्या चीज, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब हमेशा जो है वो सीधा बनेगा, प्रतिबिंब जो है वो हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है, लेकिन वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण के उपयोग, इसके उपयोग क्या होते हैं कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग है सामान्यतः वाहनों में किया जाता है, यानी कि जो गाड़ियां होती हैं ना उसमें साइड मिरर में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी पीछे की चीजों को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यानी बड़ी बड़ी गाड़ियों का, बड़े बड़े क्षेत्र का भी छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। तो दुकानों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए, सिक्योरिटी दर्पण के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, बड़ी सी एरिया को छोटा करके दिखा देता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हमारे गोलीय दर्पण के जो चिन्ह प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में। तो बीम हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, इसलिए इसका अर्थ है कि दर्पण पर बीम से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है, यानी बाईं ओर से आता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, जितनी भी दूरियां होती हैं वो दर्पण के ध्रुव से हम लोग मापते हैं। तो मूल बिंदु के दाईं ओर जो है, यानी कि प्लस अक्ष के अनुदिश से मापी गई जितनी भी दूरियां होती हैं वो धनात्मक मानी जाती हैं, यानी कि इधर वाली दूरियां आपके धनात्मक मानी जाती हैं और इधर वाली दूरियां जो है वो हमेशा ऋणात्मक मानी जाती हैं, ठीक है। और लंबवत ऊपर की तरफ की जो दूरियां होती हैं वो प्लस में होती हैं, और नीचे की जो जितनी भी दूरियां होती हैं वो सबकी सब कैसी होती हैं बच्चों, निगेटिव यानी कि ऋणात्मक होती हैं, उनको ऋणात्मक लिया जाता है। आप एक तरीके से और याद रख सकते हो, कैसे याद रख सकते हैं सर, तो आप जानते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बहुत तेजी तरीका से देखिए। इधर आपका एक्स एक्सिस निगेटिव, इधर आपका एक्स एक्सिस प्लस, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस प्लस और नीचे की तरफ वाई एक्सिस माइनस। तो इधर वाली यानी ये ध्रुव हो गया, ध्रुव से इधर की जितनी भी दूरियां सब निगेटिव, इधर वाली जितनी भी सब प्लस, नीचे की सब निगेटिव और ऊपर वाली सब प्लस होती है। तो आप इस तरह भी इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो अब आइए, बीम की दूरी जो है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। एक तरीका और आप याद रख सकते हैं, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो आभासी होता है, ठीक है। दर्पण सूत्र तो आप जानते ही हैं, ये एक संबंध होता है ना, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच का। ये आपके प्रतिबिंब की दूरी है, सॉरी ये बीम की दूरी है और ये फोकस दूरी है। आवर्धन किसको कहा जाता है, ये आवर्धन पे बात करते हैं। तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न अपेक्षित विस्तार है, जिससे ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब बीम की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित हुआ है, यानी कि कितने गुना मैग्नीफाइड हुआ है या फिर कितने गुना जो है उसकी वैल्यू कम हुई है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस प्रकार से जो है आवर्धन को डिफाइन किया जाता है और इसकी वैल्यू, इसको इंडिकेट किससे किया जाता है, एम से, यानी ऊपर में रहता है आपका इमेज का हाइट और नीचे रहता है ऑब्जेक्ट का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई, यानी कि एच डैश डिवाइडेड बाई एच, इस प्रकार से। तो बी, क्योंकि इमेज है तो इमेज को आई से और ऑब्जेक्ट को ओ से भी लिखा जाता है। प्रतिबिंब जो है वो आपका प्रतिबिंब की दूरी और बीम की दूरी के रिलेशन में भी, यानी इसके संबंध में भी इसको दर्शाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं एम इज इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू होता है। तो एम अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, एम अगर धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। अगर इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट बराबर है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। और अगर इमेज का हाइट बड़ा है और ऑब्जेक्ट छोटा है तो आपका जो आवर्धन है वो 1 से छोटा हो गया, यानी प्रतिबिंब से बीम, यानी कि जो प्रतिबिंब जो है वो बीम से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। अगर आपका इमेज छोटा है और ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उस केस में मैग्निफिकेशन आपका 1 से छोटा होगा, तो प्रतिबिंब जो है वो बीम से क्या होता है, छोटा होता है।
समतल दर्पण के बारे में अगर बात करें तो समतल दर्पण का जो आवर्धन है वो सदैव 1 होता है और वो प्लस होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका हमेशा आभासीय प्रतिबिंब बनता है, इसलिए, ठीक है। समझ में आई बात? तो m अगर पॉजिटिव है और 1 से छोटा है तो वो आपका उत्तल दर्पण होगा, m अगर पॉजिटिव और 1 से बड़ा है तो वो आपका अवतल दर्पण होगा, m अगर नेगेटिव है तो वो 100% आपका अवतल दर्पण होता है, ठीक है। इस बात को भी आप हमेशा याद रखें। तो बच्चों यहाँ पर आपका परावर्तन जो है वो पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारा अगले के वीडियो में यानी आगे के वीडियो में आप अपवर्तन के बारे में सीखेंगे, ठीक है। आगे के वीडियो में जो है बच्चों वो आप अपवर्तन के बारे में सीखेंगे। तो अपवर्तन का वीडियो आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो आप जरूर बताएं, कमेंट करके आप कमेंट करें, फीडबैक दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तभी जो है आप अपवर्तन के वीडियो को देख पाएंगे, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमको बताएगा कि अपवर्तन का वीडियो बनाना है या नहीं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।